नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी में हम भौतिक पर्यावरण की पुस्तक को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और भौतिक पर्यावरण पुस्तक जो है उसका लेक्चर जो है 4, आज हम चैप्टर 3 जो है उसका लेक्चर 4 आज देखने वाले। और आज हम नदियों की बात करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र। इससे पहले हमने सिंधु नदी जो है उसको बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। उसके बाद हमने गंगा नदी की बात की और उसके बाद आज हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भारत की मुख्य 3 नदियां हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो गंगा है, उसके बाद सिंधु का नंबर आता है, क्योंकि सिंधु गुजरती तो भारत में से है लेकिन राष्ट्रीय नदी कहां की है? पाकिस्तान की। सबसे बड़ी नदी कहां की है? तो गंगा नदी जो है वो तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंधु की। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया इसे? राष्ट्रीय नदी। किस नदी की बात कर रहे हैं? गंगा नदी की। तो सिंधु जो है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, गंगा पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत आसानी से उसको पढ़ चुके हैं। और हर हर गंगे से अनामिका यादव, अशोक, इन सब ने कमेंट बॉक्स भर दिए थे और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के कमेंट देखते हैं। ऊर्जा बढ़ जाती है कि वास्तव में बच्चे बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं और आप यूं ही शिद्दत से लगे रहिए। एक दिन हम ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, एक दिन आपका जो कलेक्टर बनने का सपना है वो साकार होने वाला है। तो आज हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। जैसे गंगा जो है हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको बहुत आसानी से मैप जो है वो क्लियर हो जाए। गंगा जो थी वो तो उत्तराखंड से निकलती थी। कहां से निकलती थी? उत्तराखंड के गंगोत्री स्थान से निकलकर उत्तराखंड से चलती हुई यूपी यानी उत्तर प्रदेश जाती थी। उत्तर प्रदेश से फिर बिहार वाले क्षेत्र में जा रही थी, बिहार वाले से फिर कहां जा रही थी? झारखंड वाले क्षेत्र में जा रही थी और झारखंड वाले क्षेत्र से पश्चिम बंगाल में जा रही थी। और पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि वो आगे चलकर अरब सागर की ओर नहीं जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, क्योंकि सिंधु जो थी उसको हमने कहां गिराया था? उसको हमने अरब सागर में गिराया था। तो थोड़ा सा इसका बेस तैयार हम करते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसको हम बहुत आसानी से देख रहे हैं और ये भारत का ऊपरी जो क्षेत्र है जिसको हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र ये हम चैप्टर 2 में बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं। पर्वतीय भाग है ये और ये पठारी भाग है भारत का, पठारी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर ये जो होगा ये वाला पार्ट ये तटीय भाग है, यहाँ भारत में द्वीप होंगे, यहाँ भारत में उत्तरी मैदान होंगे, उत्तरी मैदान ये। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो क्षेत्र है ये पठारी भाग है, क्योंकि ये चैप्टर 2 में हम बहुत आसानी से बात कर चुके हैं। तो सिंधु जो थी वो हमने तिब्बत वाले क्षेत्र से निकाली। सिंधु भी तिब्बत से निकली थी। कहां से निकली थी? तिब्बत से। इस तिब्बत वाले इस क्षेत्र से निकली थी। तिब्बत में लिख यहाँ रहा हूं, तिब्बत यहाँ है। इस क्षेत्र से निकल कर सीधी आकर इस अरब सागर वाले क्षेत्र में गिर गई थी। अरब सागर। सिंधु कहां गिरी थी? अरब सागर में गिरी थी। यहां तक सब क्लियर था और सिंधु नदी के कारण ही अरब सागर को हम सिंधु सागर कहते थे। ढेर सारी नदियों को साथ लेके आई थी। हमने सारा मैप बना के इसको समझा। अब जो सिंधु सागर में जो है अरब सागर या सिंधु सागर में सिंधु नदी जब गिर गई थी तो हमें यह क्लियर हो गया कि जो इस तिब्बत वाले क्षेत्र से या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां गिरती है वो कहाँ जाती हैं? अरब सागर में। लेकिन मैंने आपको वहीं बताया था कि भारत का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और भारत का ये ऊपरी जो हिस्सा है यहाँ से कोई नदी निकलती है या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी। तो उसके बाद हमने जब गंगा पढ़ा तो गंगा को आपने देखा कि उत्तराखंड क्षेत्र वाले उत्तराखंड से चलती हुई सीधी कहां चली गई? उत्तराखंड से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए सीधी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर सीधी इस क्षेत्र में आ जाती है जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी। और ये बच्चों को याद नहीं होता है इसलिए मैंने ए और बी लिखा था। ए और बी से आसानी से याद हो जाती है। बंगाल की खाड़ी को एक और नाम से हम जानते थे जिसे कहते थे महोदधी। क्या कहते थे इसे? महोदधी।
नदी। अब हमने ये देखा कि जब गंगा नदी बह रही थी, ये तो हमने सिंधु की बात की, अब हमने देखा कि गंगा नदी जब बह रही थी तो गंगा नदी इस प्रकार से चल रही थी और इस प्रकार चलते चलते एक स्थान आया फरका। कौन सा स्थान आया भाई? फरका स्थान। और इस फरका स्थान से गंगा नदी दो पार्ट में बट गई थी जब हमने गंगा पढ़ी थी। इस स्थान से गंगा जो है हुगली नाम से चलने लगी और इस स्थान से पद्मा के नाम से चलने लगी। अब ये पद्मा क्यों महत्वपूर्ण है आप देखिएगा, क्योंकि फिर बाद में पद्मा जो है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, हुगली भी इस तरफ चली जाएगी, तो पद्मा जो है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगी गंगा के लिए? ये गंगा नदी है। यहाँ पे कौन सी नदी है भाई? गंगा नदी। और फरका स्थान से ये दो भागों में डिवाइड हो गई, दो जल धाराओं में चलने लग गई थी। ध्यान से समझना, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुई तो कंफ्यूजन का पिटारा माइंड के अंदर फैल जाएगा। देखो आपने फरका स्थान से हुगली और पद्मा के नाम से गंगा दो भागों में बटी थी, गंगा वाला लेक्चर आपने अगर देखा है तो ये जो फरका स्थान है, यहां से पद्मा जो चली गई, इस पद्मा में आकर मिलेगी कौन? ब्रह्मपुत्र। कौन मिलेगी? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी आज हम पढ़ने वाले हैं, ये पद्मा में मिलेगी और पद्मा इसको लेकर आएगी बंगाल की खाड़ी में। किस में लेकर आएगी? बंगाल की खाड़ी में। देखिए कैसे, तिब्बत वाले सेतर से निकलेगी। कहां से निकलेगी? तिब्बत वाले सेतर से निकलेगी और भारत के इस तरफ चलना शुरू कर देगी और फिर बांग्लादेश की तरफ चली जाएगी और यहां से फिर ये पद्मा वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। तिब्बत में झील है मानसरोवर, जहां से कौन सी नदी निकली थी? सिंधु। ठीक है ना, तो इसी क्षेत्र से ये निकलती है और वो तो जो है मतलब जिसकी बात हम कर रहे थे सिंधु की, सिंधु जो है वो तो उस एरिया से तिब्बत वाले से ही निकली थी, मानसरोवर वाले से ही निकली थी, लेकिन पर्टिकुलर पहले सिनका बान या बोखरचू जो हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार से बोखरचू और जो सिनका बान है वो क्षेत्र नहीं होकर यह होगा चेमा युंगडुंग। क्या होगा? चेमा युंग और डुंग, है ना, चेमा युंगडुंग स्थान से ही निकलती है और ये निकलते हुए सीधी इस पद्मा में मिल जाती है। भारत के अंदर ये अरुणाचल से प्रवेश करती है, अरुणाचल से, और फिर असम में बहती है। इन दो ही राज्यों को मुख्यतः कवर करती है, अरुणाचल और असम। तो ये हमने एक छोटा सा व्यू बनाया है जिससे हम ब्रह्मपुत्र नदी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए पीपीटी के माध्यम से समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है, जो फैलाव है, वो किस प्रकार से है। अगर आपको पहले की दो नदियां अच्छे से समझ में आ रखी तो ये बहुत आसानी से समझ में आ रही है, और अगर पहले की नदियां अगर आपको समझ में नहीं आ रखी है, सिंधु और गंगा, तो ब्रह्मपुत्र में थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। फिर भी आप चिंता ना करो। क्या कह रहे हैं कालू? हम चिंता ना करो, हम आपको समझा देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र है। क्या ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? विश्व की, माइंड में दौड़ रहा है जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके तो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं मेरी तरह उनका हाल बुरा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताओ? अरे नील है भाई, नील। कौन सी है? नील। और ये कहां है? ये अफ्रीका में है। किस स्थान पर है ये? अफ्रीका पे। तो फिर बताओ वीर जवान साथियों, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी आता है, मुझे पता है, अशोक बताएगा एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है यांगटी सी। यांगटी सी, कितना प्यारा नाम है, यांगटी सी। तो कहाँ है ये? चीन में है भाई। कहाँ है ये? चीन में। ठीक है, तो फिर भारत की सबसे बड़ी नदी, देखो महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो कभी नहीं भूलना है। भारत की सबसे बड़ी नदी बताओ कौन सी है? गंगा। ठीक है ना, गंगा। कितनी है भाई? 25। ठीक है, तो ये कितनी थी? ये कौन सी? सिंधु, जो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, तो आज हम
क्या इन तीनों में से ब्रह्मपुत्र का नाम आता है? नहीं आता है। तो फिर सबसे बड़ी क्यों लिखा है? सबसे बड़ी नदियों में, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें इसका नाम आता है। ये कहीं की भी बड़ी नदी नहीं है, लेकिन बड़ी नदियों में इसका नाम आता है। जैसे पर्टिकुलर हम कह रहे हैं ना, गंगा भारत की, सिंधु पाकिस्तान की, वैसे इसका पर्टिकुलर कोई देश नहीं है कि इस देश की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन एक तरह से ये देखा जाए तो बड़ी नदियों में ये शुमार है। चेमा युंगडुंग, क्या याद रखोगे? चेमा युंगडुंग। तो फिर बताओ गंगोत्री कहाँ का? तो फिर बताओ बोखरचू कहाँ का? तो फिर बताओ सिन की बान कहाँ का? ये नदियों के उद्गम स्थान है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में से होता है। कैलाश पर्वत श्रेणी, आप जानते हैं कैलाश पर्वत जो श्रेणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम नदियों को निकाल रहे थे जास्कर और लद्दाख के बीच में से, वैसे ही कैलाश पर्वत इसके लिए महत्वपूर्ण है। मानसरोवर झील के निकट एक बहुत प्यारा स्थान है, चिंगू मिंगू चाव चिंगू, इसे चेमा युंगडुंग कहता है। क्या कहता है इसे? चेमा युंगडुंग। क्या कहता है इस स्थान को? चेमा युंगडुंग। अरे ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग से निकलती है लाडले। कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग से निकलती है। बता आप कमेंट बॉक्स में, तुझे नदियां समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पूरा लेक्चर देख लोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी नहीं है ना, इतने स्वार्थी मत बनो, है ना। आगे देखो, चेमा युंगडुंग हिमनद में है। यहां से ये पूर्व दिशा में अनुदय धैर्य, समझ रहे हो इशारे से, अनुदय धैर्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क यानी सूखे हुए वाले क्षेत्र में और समतल, जो समतल है बिल्कुल समान तल बना हुआ है, उस मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई कोई भी नदी हो निकलते ही चलना शुरू कर देती, भांबर सांबर हमने पढ़े थे सारे, है ना, सांबा, ठीक है। किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है। इंग्लिश में सही नाम लिखा हुआ है सांगपो, सांगपो। हिंदी में अपनी किताब में भी सांपो ही लिखा हुआ है ना। तो सांगपो कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है बताओ? ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम कौन सा है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम क्या है भाई? सांगपो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके महत्वपूर्ण दाहिने मुख पर मिलने वाली एक नदी भी कही जाती है। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पे कि सांगपो जो है इसी का नाम है, बस इतना याद रखना है। ब्रह्मपुत्र जो है उसको सांगपो भी कहा जाता है और वो तिब्बत के मानसरोवर कैलाश पर्वत वाले क्षेत्र से निकलती है और निकलते ही चलना शुरू हो जाती है शुष्क और समतल मैदानों की तरफ। आगे बढ़े, मध्य हिमालय में जैसे ही ये पहुंचती है तो एक नामचा बरवा नाम का टीला आता है के निकट एक गहरे माखंड का निर्माण करती है। जैसे कि ये बर्फ है इस प्रकार से, और नदी इस बर्फ को तोड़कर इस प्रकार से, नदी जो होती है वो इस बर्फ को क्या करती है? बीच में से इस प्रकार से तोड़ देती है, ऐसे बीच में से, है ना। इस एरिया को बीच में से तोड़ के नदी सीधा सीधा क्या करती है भाई? निकल जाती है। इस एरिया को तोड़कर नदी बीच में से निकल जाती है, और नदी जब बीच में से निकल जाती है वह एक महा यानी बड़ा खंड बन जाता है। क्या बन जाता है? महाखंड बन जाता है। एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद ये सिसंग व दिसंग के नाम से निकलती है। अब ये गिरिपद क्या है? जब हमने हिमालय पढ़ा इस प्रकार से, इस क्षेत्र में जब हिमालय पढ़ा हमने, ऐसे हिमालय जा रहा था 1 2 3 और 4, ये मेरे भाई ट्रांस के नाम से जाना जा रहा था और ये शिवालिक के नाम से जाना जा रहा था। जहां शिवालिक खत्म हो रहा था उसके बाद उत्तर के मैदान शुरू हो रहे थे। क्या शुरू हो रहे थे? उत्तर के मैदान शुरू हो रहे थे। तो शिवालिक का जो अंतिम छोर है वो इस पहाड़ का अंतिम पैर है, और पैरों को कहा गया पाद और पहाड़ को कहा गया गिरी, तो शब्द हो जाता है गिरिपाद। क्या हो जाता है? गिरिपाद। यहाँ पे गिरिपद लिखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गिरिपद जो क्षेत्र है हिमालय का, वो शिवालिक का निचला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? शिवालिक की पहाड़ियां जहाँ खत्म हो जाती है। भाई ये पहाड़ चल रहे हैं भारत के ऊपरी हिस्से से, पहाड़ जहाँ खत्म हो रहे हैं, मैदान जहाँ शुरू हो रहे हैं, वो गिरिपद क्षेत्र
कहलाता है। तो गिरिपद हिमालय का गिरिपद कहलाता है और ये सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। तो बताओ सांगपो किसका नाम है और सिसंग किसका नाम है और दिसंग किसका नाम है? देखो सांगपो क्या लिख रहे हैं हम, सांगपो, ये अपनी ब्रह्मपुत्र का नाम है। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो फिर बताओ भागीरथी किसका नाम है? वो गंगा को कहा गया है और भागीरथी में अलकनंदा मिलते ही गंगा पूरी हो जाती है। तो सांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है, इतना याद रखना है। सिसंग है ना, सिसकियां खाती हुई, सिसंग और दिसंग, दिसंग, ठीक है ना, ये भी किसके नाम है? ये भी अपनी ब्रह्मपुत्र के नाम है। बताओ इसका स्वागत कहाँ होगा ब्रह्मपुत्र का भारत में? तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होगा भाई? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कहाँ से घुसेगी ये? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत के किस राज्य में बहेगी ये? असम में बहेगी। अभी देखेंगे इसको, है ना। तो दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। किस में प्रवेश कर जाती है भाई? भारत में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए इसको भारत की नदियों में भी पढ़ रहे हैं। देखिए आगे, तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती है। देखिए कैसे समझते हैं इसको हम। ये तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र, ये मैंने तिब्बत कह दिया, और ये यहाँ पे कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, ठीक है। यहां तक आप समझ गए थे। अब यहां से मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, ठीक है, ये चीज भी आपके समझ में आ गई थी। अब इस मानसरोवर झील से, इस स्थान से ये नदी निकल रही है और ये जो स्थान है इसको हमने कहा चेमा, युंग, डुंग। यहां तक बात अपने समझ में आ गई थी। अब नदी जैसे ये चलना शुरू करती है तो मैंने कहा आपको कि ये शुष्क क्षेत्र में बहेगी, समतल क्षेत्र में बहेगी, समतल में, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात मैंने आपको ये बताई थी कि भारत के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश से घुसेगी, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। उसके अलावा भारत के असम राज्यों को भी कवर करेगी और उसके बाद ये जो है सीधी पद्मा में मिल जाएगी, बांग्लादेश में जाकर, और पद्मा से फिर पद्मा इसे गंगा में, गंगा खुद ही पद्मा एक तरह से, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये हमने सारी चीज समझ ली थी। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में इसके गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में इसके गिरने से पहले इसमें दाईं तरफ से भी कुछ नदियां मिलेगी और बाईं तरफ से भी कुछ नदियां मिलेगी। दाईं तरफ से जो नदियां मिलेगी उनमें देखिए आप, बाएं तट पर जो नदियां मिल रही है उसकी भी बात हम करेंगे, और आगे जो स्लाइड आ रही है उसमें हम दाएं वाली नदियों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बाएं तरफ से जो नदियां मिल रही है उसमें हम देखें तो इसमें दिबांग मिलती है और ब्रह्मपुत्र का नाम दिबांग है। जैसे पद्मा को हम गंगा कह सकते हैं क्योंकि, जैसे हुगली को हम गंगा कह सकते हैं क्योंकि दोनों इसी में से निकलकर बनी है, तो ये जॉइंट होती है एक प्रकार से। तो दियांग मिलेगी, सिकांग मिलेगी और लोहित मिलेगी। इसलिए मैं तो कभी कभी बोल देता हूं कि जो बायां हिस्सा है ब्रह्मपुत्र का, बायां तरफ जो है, उस बाएं तरफ से, जेब वाली तरफ से बाएं तरफ से जो है DSLR कैमरा जो होता है, DSLR कैमरा मिल जाता है। तो R का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन DSL से हमें ये याद हो जाती है। D से हमें याद होती है दियांग, S से हमें याद होती है सिकांग और L से हमें याद होती है लोहित। इसके अलावा भी एक दो नदी और मिलेगी जैसे धनसिरी, इसको भी आप D से याद कर सकते हो, इसको भी आप किससे याद कर सकते हो? D से। तो बाएं तट से, किस तरफ से? ब्रह्मपुत्र जैसे ही चल रही है उसके बाएं तरफ से, ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से जो नदियां मिल रही है उसको हम DSLR से याद करेंगे। D से आप दियांग कह सकते हो,
डी से दूसरा भी आप धनसिरी भी उठा सकते हो, ए से आप जो है सिकांग को उठा सकते हो, एल से आप लोहित को उठा सकते हो, और आर का कोई मतलब नहीं है। तो DSLR ब्रह्मपुत्र की बाई वाली नदियां है। बताओ याद हुई कि नहीं हुई? बहुत आसानी से याद होगी। अब इसको पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग, लोहित मिलती है। इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी। देखो नदी वही है, अब नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। इसलिए कहते हैं दियांगी ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री दियांग है। ठीक है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती है। यानी असम की घाटी के अंदर तो इसके अंदर ढेर सारी नदियां आके मिल जाती है इस घाटी में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाएं तट की, कौन से तट की बात कर रहे हैं? बाएं तट की। पहले किस तट की बात कर रहे थे? बाएं तट की। धनसिरी मिलती है और एक बूढ़ी दियांग और छोटी नदी है वो भी मिलती है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो चीज। लेकिन धनसिरी को आप याद रखें, चाहते तो उसको वहीं लिख देते, लेकिन ये धनसिरी अलग से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र में किधर से मिलती है। क्या हमने अभी तक एक भी ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से मिलने वाली नदी की बात की है? बता कालू, एक भी जो दाईं ओर से नदी मिल रही है उसकी बात की है? बिल्कुल भी नहीं की है। अभी तक हमने जो बात की है वो जो बाईं तरफ से नदियां मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, DSLR से याद रख रहे हैं हम, उन नदियों की बात की। कैलाश, मानसरोवर झील, तिब्बत के इस क्षेत्र से, चेमा युंगडुंग स्थान से जो नदी निकलती है, भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है और असम वाले क्षेत्र में बहती है। असम की घाटी में इसमें असंख्य नदियां मिलती है। लेकिन इसके बाएं तरफ की हम बात करें तो DSLR ट्रिक से हम याद करते हैं, दियांग, सियांग, धनसिरी जैसी नदियां इसके अंदर आकर मिल जाती है, लोहित जैसी नदियां इसके अंदर आकर मिल जाती है। तीनों नदियां अंगुली पे होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों नदियां मस्ती से पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से याद करना है। आधे भारत की नदियां कंप्लीट हो जाएगी लाडले, अगर 3 नदियां ढंग से पढ़ ली तो। किसी को कहना मत, राज की बात बता रहा हूं, 3 नदियां ही भारत की नदियां हैं। ठीक है। प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी है। ठीक है, आगे देखिए। जबकि दाएं तट की बात आ गई, किस तट की बात आ गई? दाएं तट की बात आ गई। दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सुबनसिरी जो है ये भी तिब्बत से ही निकलती है, लेकिन जैसे ही ये जो ब्रह्मपुत्र निकलती है उसके पास से ही ये निकल जाती है, लेकिन ये नाराज होकर दूर 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 चलती है और लास्ट में आकर इसमें मिल ही जाती है। बताओ किस तरफ से मिलेगी? दाएं तरफ से मिलेगी। इधर तो हमारी ट्रिक थी DSLR। ठीक है, धनसिरी, दियांग, सियांग और लोहित, ये हमने याद कर ली थी। अब इधर वाली नदियों की हम बात करेंगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, S² किलोमीटर। S² किलोमीटर। अरे बहुत आसानी से याद हो रही है यार, कितनी मजे वाली बात है। थोड़ी स्माइल स्माइल लेके आ जाया करो चेहरे पे। क्या ऐसे भूत बन के बैठ रहे तुम मोबाइल पकड़ के? कभी मुस्कुरा लिया करो थोड़ा, है ना। रोमिंग वगैरह नहीं लगती है। S² कैम से क्या मतलब है? ये सुबनसिरी है। कौन सी है ये? सुबनसिरी है। ये निकलती कहाँ से? ये तिब्बत से ही निकलती है। तो फिर ब्रह्मपुत्र में किधर से मिलती है? तो दाई तरफ से मिल रही है लाडले। S² किलोमीटर किसकी ट्रिक है? ब्रह्मपुत्र की दाई ओर वाली। तो फिर बताओ बाईं ओर वाली, बार बार मैं क्यों बताऊं, खुद लिख लेना वहां ऊपर DSLR। क्या लिखना है? DSLR। ठीक है ना। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत से है। कहां से है भाई? तिब्बत से है। और ये एक पूर्ववर्ती नदी है। किस नदी की बात कर रहे हैं? सुबनसिरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सुबनसिरी की बात कर रहे हैं। एक नदी और है कामेग, एक नदी है मानस और एक नदी है संकोच। ये याद कैसे कर रहे थे रे? ये सुबनसिरी से कर रहे थे और संकोच से कर रहे थे। सुबनसिरी और संकोच S², कामेग और मानस किलोमीटर। एक नदी हम और जोड़ने वाले इसमें, लेकिन अभी रुक के जोड़ूंगा मैं। ये 4 तो याद कर लो। जैसे हमने धनसिरी बाद में जोड़ी थी बाएं तरफ से, वैसे एक नदी और जोड़ने वाले दाईं तरफ से। बताओ S² किलोमीटर किसकी ट्रिक? ब्रह्मपुत्र की दाईं नदियों की। फिर बताओ DSLR कैमरा है ना, DSLR जो है वो किसकी ट्रिक? तो बाईं तरफ की ब्रह्मपुत्र की नदियां। तो फिर बताओ
दाएं तरफ से गंगा में कौन मिलती है, यमुना मिलती है या सोन मिलती है, ये आपको बताना है। और जमुना किस नदी को कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भाई ये कहाँ की नदी है, ये चीन की नदी है। कहाँ की नदी है, तिब्बत वाले क्षेत्र की नदी है। ये भारत के भी कुछ क्षेत्र को कवर करती है, तो ये भारत की भी नदी है। इसके अलावा ये सीधा सीधा बांग्लादेश में चली जाती है, तो ये बांग्लादेश की नदी है। यहां लिख दे अपने, क्या है आगे नहीं लिखा जा रहा था, है ना। और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यही जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बांग्लादेश में इसको ही जमुना कहते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए गंगा जमुना, क्या कह गए, गंगा जमुना। बड़े बुजुर्ग जाते जाते क्या याद करा गए, गंगा जमुना। यानी गंगा और जमुना तो एक ही है भाई, और इन दोनों को मिलाती है पद्मा। इन दोनों को कौन मिलाएगी, पद्मा। कौन मिलाएगी भाई, इसको पद्मा मिलाएगी, है ना। तो फिर बताओ विष्णु जो थी वो और धोला जो थी वो, उसको कौन मिला रहा था, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। आ गई भाई, दाहिने किनारे से दाई ओर से और कौन मिल रही है, दाई ओर से और कौन सी नदी मिल रही है इस वाले क्षेत्र से, तो तीस्ता मिल रही है। तो ये हमारा एस स्क्वायर के एम टी हो जाता है, एस स्क्वायर के एम टी हो जाता है। एस स्क्वायर के एम टी क्या है, दाएं और ब्रह्मपुत्र वाली नदियां। तो ट्रिक तो लिख ही सकते हो कमेंट में, ताकि याद हो जाए बहुत ही आसानी से। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर, किसके साथ, पद्मा। अरे कितनी बार बताऊं, इस फरका स्थान से, किस स्थान से, इस फरका वाले स्थान से अपनी वाली गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है 2008 में बनाई गई, ठीक है ना। ये नदी जो है ये पद्मा के रूप से इधर चली जाती है, दो भाग हो जाते हैं, इधर हुगली के नाम से चली जाती है। इस पद्मा में ये जो मिल रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये दोनों ही फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मैं बीच बीच में ये बना रहा हूं, आप समझ तो रहे हो ना ये क्या है, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और बार बार क्यों बताऊं मैं, ए और बी का मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। क्या मैं इसको सिंधु सागर और महोदधि बोल सकता हूं, ठीक है, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसको महोदधि कहते हैं और इसको सिंधु सागर कहते हैं। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बाढ़ का मार्ग और तटीय अपर्दन, ये क्या चीज है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जैसे आती है कोई बाढ़ वाढ़ होती है उसका रास्ता चेंज कर देती है। और तटीय यानी कि इस तट से घुसेगी अंदर, तो ये तटीय अपर्दन का मतलब तट की जो मिट्टी है, तट की जो मिट्टी है उसका ये अपर्दन कर देगी। बस इतना याद रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है। ब्रह्मपुत्र में जितनी भी नदियां आ रही हैं वो तट पे आकर मिलती है अधिकतर, पद्मा में आकर मिलती है अधिकतर, सारी नदियां मिल रही है। तो बड़ी बड़ी नदियां आकर इसमें मिलती है तो अपर्दन होता रहता है, यानी मिट्टी का बाहु ही अपर्दन है और कुछ भी अपर्दन नहीं है। इसमें अत्यधिक अवसाद यानी कचरा, अवशिष्ट पदार्थ, अवसाद अवशिष्ट यानी कचरा वाला जो कचरा है वो मिल मिल के आता रहता है। ऐसा हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, उसमें भी हम देखेंगे उसमें भी ढेर सारे अवशिष्ट आते हैं। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, देखो हमने पुकारा और ये आ गया प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अब क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको, देखिए फिर से, ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये वाला है ना, ये तो तटीय है, ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और ये हमारा ऊपर का हिमालय वाला क्षेत्र, और ये हमारे मैदान। भारत को ऐसे पढ़ते हैं। अब यहां तो हमने जितनी भी नदियां अभी तक हमने देखी, चाहे वो गंगा हमने देखी, चाहे वो सिंधु हमने देखी, अब कोई ये मत कह देना सर पहले सिंधु पढ़ाई थी तो पहले सिंधु लिखो, है ना, और चाहे वो ब्रह्मपुत्र हमने देखी, ब्रह्मपुत्र, तीन नदियां हमने जो देखी वो तो इस हिमालय वाले क्षेत्र से ही निकल रही थी, ये तो हमें क्लियर ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस वाले क्षेत्र की नदियां कहाँ गई, अरे इसमें नदियां इतनी है ही नहीं, क्योंकि यही तो नदियां इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है ना। जैसे कि अभी ब्रह्मपुत्र पढ़ा, वो इधर से इस एरिया को कवर करके निकल के फिर इधर आ जाती है। फिर हमने पहले सिंधु पढ़ा, वो सिंधु इधर से निकल के इस एरिया को कवर करके इधर आ जाती है वापस। फिर बीच में हमने गंगा पढ़ा, तो गंगा भी इस एरिया को कवर कर लेती है, बंगाल नहीं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों को कवर कर लेती है, झारखंड, है ना। बात समझ में आ रही है। देखो मैंने लिखा असम,
मैंने लिखा अरुणा। चल, आप समझ गए कि मैं ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा उत्तराखंड, मैंने लिखा यूपी उत्तर प्रदेश, मैंने लिखा बिहार, मैंने लिखा झारखंड, मैंने लिखा पश्चिम बंगाल। आप सीधा सीधा समझ चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं गंगा की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैंने लिखा, यहां लिख देता हूं मैं, फिर मैंने लिखा जम्मू, लद्दाख, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे कर दो जम्मू को, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो सीधा सीधा सिंधु की बात कर रहा हूं। तो ये आसानी से याद हो जाती है, होती है कि नहीं होती? तो ये नदियां जो थी, ये तो इस क्षेत्र की थी, ऊपर वाले क्षेत्र की। तो फिर ऊपर वाले क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र तो बहुत नदियां, क्या हमने तो पता नहीं इसको क्या क्या बना दिया, तो इसको एक बार हटा देते हैं ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखो ये वाला क्षेत्र, ये तो जो निकल रही थी नदियां, ये पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही थी, लेकिन यहाँ जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां इस क्षेत्र में होगी, ये प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र होगा। और बीच वाले क्षेत्र में नदियां इसलिए नहीं है क्योंकि ये नदियां इधर आ रही है, ये नदियां भी कई ढेर सारी इधर भी चली जाती है, दो नदियां ये अपोजिट चलेगी। तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की बात हम करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। ये पुराना क्यों है? जब हमने दूसरी वाली किताब में प्लेटें पढ़ी थी, तो प्लेटें टकराई, अफ्रीका और भारत नाम की जो प्लेट है वो यूरेशिया, यूरोप और एशिया से टकराई, तो यूं धस गई थी, तो हिमालय बन गया था, और जो समतल दिखा वो मैदान बन गया था, और जो अवशिष्ट पदार्थ पीछे की तरफ जो जम गए थे उसे पटारी बाग ऐसे क्षेत्र बनने को देखने को हमें मिले। तो पुराना कौन होगा? पुराना ये वाला क्षेत्र होगा। हिमालय तो कल का बच्चा है, ये अरावली ने पहले ही कह दिया। अरावली ने क्या कहा कि हिमालय तो कल का बच्चा है, मेरे सामने बड़ा हुआ, नंगा घूमता था मेरे सामने, है ना। तो हिमालय तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी चीज है, लेकिन नवीन पर्वत है, जबकि पुराना अरावली है। अरावली का मतलब पहाड़ों की लाइन, जैसे दीपावली दीपों की लाइन होती है। तो अफवाह तंत्र इसका पुराना है, किसका? प्रायद्वीपीय का। अगर सवाल पूछ ले आपसे, ये क्वेश्चन पुटअप कर ले आपके एग्जाम में कि भारत के पर्वतीय मैदान, भारत के पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय नदियों वाले क्षेत्र या भारत के प्रायद्वीपीय नदियों वाले क्षेत्र में नया कौन है और पुराना कौन है, तो फिर आप कर देंगे ना, ये तो पुराना है और ये नया है। ये तथ्य नदियों की प्रौढ़ा यानी युवावस्था, जब नदियां जवान हुआ करती थी, नदी घाटियों के चौड़ा व उतला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिम तट के समीप स्थित पश्चिम घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यानी इधर वाली नदी आई और इधर वाली नदी आई, तो बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम आगे देखेंगे नर्मदा और तापी को छोड़कर। देखो ये दो अपवाद है, मैं इसको कहता हूं नता। क्या कहता हूं मैं? नता। ये दोनों अपवाद है। बाकी प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियां होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। कैसे? जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इस प्रकार से, और इसमें जितनी भी नदियां बहेगी उनके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, पप्पू। क्या ट्रिक याद रखना है? पप्पू। यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन बाकी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, उल्टी चलती है। अब कोई उल्टा चलेगा तो उसके साथ तो नुकसान भी होगा। जैसे कि इधर से सारी नदियां जो है वो तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, लेकिन दो नदियां नर्मदा और ताप्ती वो उल्टी आ रही है। अब इतना यहाँ स्पेस भी नहीं है, इस वाले क्षेत्र में इतना स्पेस थोड़ी है। यहां से कोई नदी तो लगातार इधर इधर जा रही है सारी नदियां, और दो नदियां उल्टी आ रही है, तो उल्टी वाली नदी का क्या हाल होगा आप खुद ही जानते हैं, देखिए पढ़ते हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। यानी ये नदियां इस क्षेत्र में बहती है। जितनी भी नदियां आपको दिखाई दे रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां है ना, ये कहीं ना कहीं करके इस क्षेत्र में आ ही जाती है। देखिए आगे, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, इनका फिक्स मार्ग होता है। ये बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं, सुनिश्चित मार्ग इसलिए होगा, अब कोई नदी इस पहाड़ी हिमालय क्षेत्र से निकल के आई है तो इसको तो ये खुला मैदान बन गया, लेटने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए खुला मैदान पड़ा है। इधर आए तो भी मैदान, इधर आए। अब यहां से कोई नदी निकली है
इस वाले क्षेत्र से और इसको आके बंगाल की खाड़ी में गिरना है तो इसको सीधा ही चलना पड़ेगा। कहाँ ले रहेगी, जगह ही नहीं है लहराने के लिए। इधर से कोई नदी निकली है तो इसको भी सीधा ही जाना पड़ेगा। तो ये सुव्यवस्थित चलती है। कैसे चलती है? सुव्यवस्थित, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं है। दूसरा ये ऐसे लहरा नहीं सकती सांप की तरह, यानी विसर्प गति तो पकड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि कहाँ ले रहेगी, जगह ही नहीं है यहाँ पे। बहुत कम स्पेस है, इतना भी स्पेस कम नहीं। आप सोचो 4x6 का है, घर के रूम जितना, काफी बड़ा है, लेकिन नदियों के लहराने के लिए काफी स्पेस चाहिए। तो विसर्प गति में नहीं चलती है, सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। बारहमासी नहीं है, बारहमासी नहीं है, कभी सूख जाती है कभी चलती है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। ये अपवाद ये मैंने पहले बता दिया, नत्ता याद रखना है, नत्ता। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्विकास, ये बना कैसे? ये प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय जो नदियां, ये बनी कैसे और ये क्षेत्र कैसे बना? क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। अति प्राचीन काल में, बहुत पुरानी बात है साथियों, बहुत समय पहले की बात है। क्या बात है, सुनो, है ना। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाएं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को शवरूप दिया। अति प्राचीन घटनाओं की बात हम पिछली किताब में कर चुके हैं। पिछली किताब में हमने क्या पढ़ा कि प्राचीन समय में यूरेशिया जो है उसे एक प्लेट टकराई, उससे जो है धसा भाग, और धसने के कारण मैदानी रूप बने, ऊपर उठने वाला क्षेत्र हिमालय बना, कुछ क्षेत्र पठारी बना। तो ये उसी भूगर्भिक की 3 घटनाओं की बात कर रहा है। आरंभिक टर्शियरी जैसे कि जुरेसिक, कार्बोनिफेरस, ये ज्योग्राफी में समय होता है। तो आरंभिक टर्शियरी काल यानी समय के दौरान प्रायद्वीप यानी भारत का जो हिस्सा है नीचे वाला, पश्चिम पार्श्व का अवलन में धसा हुआ, कुछ धसा मैंने बताया आपको, जिससे ये समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संबर दोनों और नदी की सामान्यतः सममित योजना गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप के खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। भाई ये जो क्षेत्र है ये धसा अंदर, तो यहाँ कुछ तट कट्टे फट्टे से दिखाई देते हैं, तो उसी के लिए वो भ्रंश का प्रयोग कर रहा है। अवतलन यानी समान रूप से नहीं दिखते हैं, कट्टे फटे यानी माइनस की तरफ धसे हुए दिखाई देते हैं। नर्मदा और तापी इन भ्रंश घाटियों में वह रही है और अपर्द पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। नर्मदा और ताप्ती जो है इस वाले क्षेत्र में बहती है, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती जो है ये बहती तो है, लेकिन ये डेल्टा नहीं बना पाती। क्या नहीं बना पाती? डेल्टा नहीं बना पाती। देखो कहाँ लिखा है, डेल्टा निक्षेप यानी क्षेत्र, डेल्टा का क्षेत्र नहीं बना पाती, कमी है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी भी ये नहीं ला पाती, जलोढ़ मिट्टी भी नहीं ला पाती। अब कैसे? ये क्षेत्र कोई नदी, यहां से मान लो कि 10 नदियां इधर से आ रही है, 10 नदियां, लगभग 10-12 नदियां इधर से आ रही है और 2 उल्टी आ रही है इधर से, ये दोनों उल्टी आ रही है। अब मुझे बताओ 10 नदियां जो है इनको जल के साथ जो लोड हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी है, तो जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं वो लाने देगी क्या? ये सारी नदियां वापस ले जाएगी इस कंकड़ तंत्र को, तो इसमें जलोढ़ बन ही नहीं पाता। दूसरा, इसका जो पानी है इसको भी आधे को ले जाएगी। तो बताओ ये जो दोनों नर्मदा और ताप्ती जो नदियां आ रही है, ये कहीं ऐसा क्षेत्र बना पाएगी जहां पानी इकट्ठा हो जाए? डेल्टा बना पाएगी गंगा वाला, सुंदरवन वाला? नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तो इन नदियों के कारण ढका जाएगा। और यहाँ तो सारी नदियों का भी जो है डेल्टा नहीं बन पाता, बहुत कम नदियां हैं जिनका इस क्षेत्र में डेल्टा बन पाता है। आप समझ तो रहे हैं ना डेल्टा क्या होता है? जहां नदी रुकती है, जहां तैयारी कर लेती है कि उसे अरब सागर में गिरना या बंगाल की खाड़ी में, जो पास में उसमें भी गिरेगी। ये तो नहीं कि बंगाल की खाड़ी के पास में आके रुकी हुई है और घूम के भारत का चक्कर लगा के जो है अरब सागर में जाके गिरूंगी, अरब सागर के पास खड़ी है, घूम के नहीं बंगाल की खाड़ी में जाऊंगी, ऐसा नहीं है। जहां नदी धीरे धीमी गति कर लेती है और पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे जिस जगह उसको जाना है, सामने जो भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है उसमें गिरना शुरू कर देती है। वो जो स्थान होता है जहां से गिरना शुरू करती है, उसी स्थान को जो है डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। अरे निक्षेप क्या होता है लाडले? निक्षेप का मतलब होता है क्षेत्र। डेल्टा का जो क्षेत्र बना हुआ है यूं बहुत दूर तक घेराव पानी का, एक तरह से तालाब जो है ना, वहां से कोई नदी आ रही है और तालाब में आके गिर रही है, तो तालाब बना है नदी के कारण, वही डेल्टा है। बस इतना लोड नहीं लेना है। जैसे पानी का ऊपर जाना जमार, नीचे आना भाटा, यही जमार भाटा है, वैसे ही तालाब की आकृति बन जाना नदी के कारण क्या है? डेल्टा है। ज्योग्राफी कितना आसान है ना। तो जलोढ़, जल के साथ जो लोड होके आते हैं वो मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार तरीके से, मस्त तरीके से
हमने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। 1-2 लेक्चर जो है वो बहुत जल्द हम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।